हेलो एवरीवन। मैं आपका फिजिक्स टीचर अतुल रंजन एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। माय डियर, समटाइम इस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन आप लोग समझते हो, शॉर्ट फॉर्म बनाना हो, ठीक है। एनएलएम कहते हैं एंड समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड एज द सिंपली इट इज कॉल्ड एज द न्यूटन्स सॉरी लॉज ऑफ मोशन। समटाइम आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करो, ठीक है ना। मैंने कहा कि न्यूटन इसलिए आगे लगाया गया है कि न्यूटन साहब ने, सर आइजैक न्यूटन साहब ने लॉज ऑफ मोशन दिए थे और उन्हीं के नाम के क्रेडिट को देते हुए लॉज ऑफ मोशन कहते हैं, ठीक है। माय डियर, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं ये मैटर नहीं करता है। ये बाद में मैटर करता है। सबसे पहले मैटर करता है कि न्यूटन लॉज ऑफ इट इज द फंडामेंटल टॉपिक ऑफ द डायनामिक्स। फंडामेंटल टॉपिक्स ऑफ द डायनामिक्स, सबसे पहले मैं इसके बारे में लिखूंगा। फंडामेंटल फंडामेंटल टॉपिक ऑफ डायनामिक्स। डायनामिक्स के बारे में अभी सिर्फ मैं इतना बता दूं, इसके बारे में डिस्कस कर डायनामिक्स के बारे में इतना बता दूं मैं कि वैसा टॉपिक जिसमें हम लोग किसके बारे में, फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, कॉल्ड एज द डायनामिक्स। फंडामेंटल टॉपिक ऑफ डायनामिक्स कहते हैं इसे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने कहा कि क्योंकि ये टॉपिक आप जैसे सोच रहे हो कि दिस इज एन इंडिविजुअल टॉपिक, इसे पढ़ लिया हमारा काम खत्म हो गया, तो मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है। ये आपका यहां से फोर्स के बारे में समझना शुरू कर रहे हो। दिस इज द बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द फोर्सेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे क्या इसका इम्पैक्ट होगा, ठीक है ना। आप समझ रहे हो बात को। और ये तो फंडामेंटल बिगिनिंग है ये, और इसका यूटिलाइजेशन जहां भी आप फोर्सेस के बारे में पढ़ोगे माय डियर, जहां भी फोर्सेस के बारे में पढ़ोगे, न्यूटन साहब आएंगे ही आएंगे, उनके लॉज ऑफ मोशन आएंगे ही आएंगे। चाहे क्यों ना आपका कहां पे पढ़ो, इलेक्ट्रोस्टैट में क्यों ना पढ़ो, मैग्नेटिज्म में क्यों ना पढ़ो, न्यूटन साहब तो आएंगे ही आएंगे, इस बात का ध्यान। दैट्स व्हाई मैंने कहा कि फंडामेंटल टॉपिक ऑफ डायनामिक्स, और इसे समझना बहुत जरूरी है। अगर ये इंडिविजुअली अगर लो तो बहुत ही आसान टॉपिक है, दैट्स क्वाइट इजी टॉपिक, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, टफनेस आपका क्या होता जाता है, इंक्रीज। थोड़ा सा टफनेस इंक्रीज होगा जब हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन में जाएं। फ्रिक्शन के बाद आपका रोटेशन, डायनामिक्स एंड जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टफनेस आपका बढ़ता जाएगा। एंड इंडिविजुअली अगर इसे देखें, बहुत ही आसान टॉपिक है, बट इट इज अ फंडामेंटल टॉपिक। तो जहां पे भी फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे वहां लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन साहब तो आएंगे ही आएंगे, ये तय बात है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब बात करेंगे हम लोग, नाउ सी। तो जब डायनेमिक्स क्या है आपका, फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं डायनेमिक्स। और प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा था, काइनेमेटिक्स पढ़ा था प्रीवियसली। अभी तक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से पहले तक हमने क्या पढ़ा था, काइनेमेटिक्स पढ़ा था, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, ऑब्जेक्ट के सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ रहे थे, बिहेवियर ऑफ मोशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। काइनेमेटिक्स में मैं बहुत ज्यादा लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि काइनेमेटिक्स प्रीवियसली ऑलरेडी लिखवा चुका हूं मैं, ठीक है। तो मैंने कहा काइनेमेटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के मोशन या उसके बिहेवियर ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। उसमें किसी तरीके के कॉज ऑफ मोशन के बारे में नहीं पढ़ते हैं। वहां काइनेमेटिक्स में फोर्स होता है, लेकिन वो फोर्स हिडन है, आप उसका नाम नहीं ले सकते। काइनेमेटिक्स में भी हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है। तो चेंज इन वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी को चेंज करने का ताकत सिर्फ और सिर्फ किसमें है, फोर्स में है। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं। तो मैंने कहा कि काइनेमेटिक्स, फोर्स तो वहां भी था, एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां भी फोर्स है, लेकिन वो हिडन है, डिसगाइज है, ठीक है ना। उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, रिवील नहीं करेंगे कि फोर्स कोई है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो मैंने कहा काइनेमेटिक्स में हम किसी तरीके के कॉज ऑफ मोशन को ही क्या, आखिर मोशन का कॉज क्या है, तो मोशन का कॉज आप थोड़ा सा रियलाइज करो। तो किसी चीज में फोर्स आप अप्लाई, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, तभी आप क्या होता है उसमें मोशन स्टार्ट होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो कॉज ऑफ मोशन क्या है आपका, फोर्स है, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स चलो लिख ही दे रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है।
kinematics, it is a subject or topic science in which we will deal only about motion or behavior of motion, behavior of motion of an object without considering any any cause of मोशन माइनस, ठीक है। और यही कॉज ऑफ मोशन क्या कहलाता है, इसे अंडरलाइन कर दे रहा हूं मैं, यही कॉज ऑफ मोशन आपका फोर्स कहलाता है। दैट इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज द फोर्स, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज द फोर्स। आज समझिए मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। काइनेमेटिक्स, नाउ वी विल डिस्कस, अब क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, अब यहां से जो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे मार्के, कॉल्ड एज द डायनामिक्स, इसे हम लोग डायनामिक्स कहेंगे। आइए डायनामिक्स देखते हैं, आप डायनामिक्स के बारे में is और टॉपिक, ठीक है ना, in which will deal will deal what motion of the object, motion rest or motion of the object, rest and motion of an object with वहां पे क्या लिखा था मैंने, विदाउट, with what with considering cause of motion, that is, तो कुल मिला के हमें ये दिख रहा है कि फोर्स पे हमारा ज्यादा मेन कंसंट्रेशन है, क्योंकि रेस्ट एंड मोशन के बारे में तो हल्का फुल्का हम लोग पढ़ ही चुके हैं इकोनॉमेटिक्स में, पूरा भर भर के न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं रेस्ट एंड मोशन में, ठीक है ना। रेस्ट एंड मोशन कहीं ना कहीं आप लोग 9 से पढ़ना शुरू कर दिए हो, ठीक है। काफी हद तक हम लोगों ने काफी न्यूमेरिकल देख चुके हैं हम लोग। रिलेटिव मोशन और कंस्ट्रेंट मोशन तक क्या हम लोग पढ़ते हैं, पूरा इकोनॉमेटिक्स ही पढ़ते हैं। एंड नाउ हियर डायनामिक्स मेन किस पे कंसंट्रेट होता है, हमारा फोकस किस पे होता है, स्टडी हमारा होता है फोर्स पे। तो अब सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ठीक है ना, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। भाई फोर्स के बारे में ही पढ़ना है, कॉज ऑफ मोशन के बारे में ही पढ़ना है, तो सबसे पहले तो फोर्स का तो डेफिनेशन ले लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम फोर्स के बारे में लिखेंगे, बहुत आसान, किससे स्टार्ट करेंगे, डेफिनेशन। क्या लिखूंगा इसके बारे में, इट इज फोर्स क्या है, एनी काइंड ऑफ पुश और पुल। पुश का मतलब ढकेलना और पुल का मतलब खींचना, सीधी सी बात। तो एनी काइंड ऑफ पुश और पुल इज सिंपली कॉल्ड एज द फोर्स, ठीक है। पुश और पुल तो आपका फोर्स हो गया, लेकिन फोर्स करता क्या है, फोर्स किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये तो समझिए। तो अब फोर्स हमारा रिस्पॉन्सिबल है, ध्यान से सुनो, फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, फोर्स हमारा रिस्पॉन्सिबल है। फोर्स, फोर्स का मतलब पुश और पुल, एनी काइंड ऑफ पुश और पुल, ये ऑलरेडी डिस्कस कर। फोर्स इज responsible responsible for change in state of rest and change in state change in state of rest और motion, और भी कह सकते हो change in state of rest और motion, ठीक है। और भी यहाँ पे कह सकता हूं मैं, कोई दिक्कत, ठीक है ना, रेस्ट और मोशन, ठीक है ना।
स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए जनरली यूटिलाइज होता है, ठीक है ना। एक चीज के लिए और यूटिलाइज होता है, ठीक है। पहले मैं बता दूं फोर्स का पूरा हम डिफिनेशन देख रहे हैं तो ओवरऑल फोर्स का डिफिनेशन देखेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि अपने इस टॉपिक में इस जो हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के उसमें किस फोर्स के डिफिनेशन तक हम कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है ना। फोर्स तो एक काम करता है कि चेंज ऑफ मोशन को स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पुश और पुल होता है। और दूसरा मैंने लिखा कि एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, any kind of external force is also responsible for, is also responsible for, is also responsible for, इसके लिए responsible होता है my dear, for change in shape or size of the body, change in shape or size of the body, that is called deformation. ऐसे भी लिख सकते हो, force is also responsible for, ठीक है ना। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, ध्यान से सुन, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, उसकी जगह पे सीधे एक चीज लिख सकते हो, ये अब यहाँ पे स्लैश दे रहा हूँ, स्लैश का मतलब और, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉर्मेशन, क्या कहते हैं इसे, डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन इन द बॉडी, बॉडी, ठीक है ना। अब ये डिफॉर्मेशन दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है ना। अब ये डिफॉर्मेशन अभी अभी डिस्कस करूंगा मैं इसके बारे में भी, ऑब्वियस डिफिनेशन लिखवा रहा हूं तो भाई मुझे थोड़ा बहुत तो डिस्कस करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये भी बताऊंगा कि फर्दर इसे हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, ठीक है ना। डोंट वरी, एकदम बिल्कुल शांत होके आप देखते जाओ, ठीक है। इट इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। सिंपल डिफिनेशन ही तो लिखवा रहा हूं मैं, और एक एक चीज डिस्कस करूंगा। चेंज इन द शेप और साइज ऑफ द बॉडी या डिफॉर्मेशन, सिंपली वी कैन से डिफॉर्मेशन बॉडी। अब मैंने कहा ये डिफॉर्मेशन जो होते हैं आपके, ये डिफॉर्मेशन जो होते हैं दो तरीके के, ठीक है ना। डिफॉर्मेशन कैन बी, डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन कैन बी ऑफ टाइप्स। फर्स्ट वन, टेम्पररी डिफॉर्मेशन, यानी कि क्या हो सकता है, मैं एग्जांपल भी दूंगा। टेम्पररी डिफॉर्मेशन, टेम्पररी डिफॉर्मेशन जिसे कहते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो चुपचाप अभी सुनते रहो। इलास्टिक, इलास्टिक रबर को समटाइम आपने देखा होगा, रबर को खींचते हैं फिर से वो अपने किस पोजीशन में आ जाता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। दिस इज कॉल्ड, समटाइम रबर को आप क्या प्रोनाउंस करते हैं, इलास्टिक की तरह, इलास्टिक भी प्रोनाउंस करते हो, आई होप करते होगे रबर को, ठीक है ना। रबर बैंड जो होता है, रबर बैंड वगैरह, इलास्टिक डिफॉर्मेशन का, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द परमानेंट डिफॉर्मेशन। क्या कहते हैं, परमानेंट डिफॉर्मेशन। अब इस परमानेंट डिफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, दैट परमानेंट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। टेम्पररी डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है ना। अब सुनिए, मैं यहाँ पे कुछ चीजें डिस्कस कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि फोर्स, फोर्स क्या है, सिंपली पुश और पुल है। एक चीज क्लियर हो गया। अब ये पुश पुल के कारण एग्जैक्टली कुछ इम्पैक्ट जनरेट होता है। एक इम्पैक्ट तो आपका जनरेट हो सकता है ये कि ये स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करे, ठीक है ना। स्टेट ऑफ मोशन क्या है, आई विल डिस्कस, जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आई विल डिस्कस। और क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि भैया मेरे क्या कर सकता है, ये किसी भी बॉडी को डिफॉर्म कर सकता है। आप क्या करो, चारों तरफ से किसी बॉडी पे फोर्स लगाओ, चारों तरफ से किसी बॉडी पे फोर्स लगाओ तो वो क्या कर सकता है, बॉडी को स्क्वीज वगैरह कर सकता है, हाँ या ना, ठीक है।
वो बॉडी को चारों अब बलून एक सिंपल सा एग्जांपल देख लो, बलून को आप स्क्वीज करते हो, फोर्स लगाते हो, वो बॉडी डिफॉर्म कर जाता है। या रॉड को क्या करो, एक एक रॉड होता है आपका, रॉड को बेंड कर सकते हो आप, ठीक है ना, रॉड को आप सिंपली बेंड कर सकते हो। आप क्या करो यहाँ पे, एक तरफ से रॉड को किसी चीज से फिक्स कर दो, ठीक है ना, लोहे का रॉड है, और दूसरी तरफ से आप इसे क्या करो, इसे फोर्स लगाओ, उस पे फोर्स लगाओ, क्या होगा, ये रॉड कुछ इस तरीके से बेंड हो, है ना, कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा और जबरदस्ती फोर्स लगा दो, वो परमानेंट ही बेंड हो जाए। ऐसे तो छोड़ दोगे तो फिर से अपने पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है ना। अगर कम फोर्स लगा रहे हो तो बेंड हुआ, फिर फोर्स हटा लिए, फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ ज्यादा ही फोर्स लगा दिए तो क्या हो जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, मेरे हिसाब से आपको समझ में बात आ रही होगी, ठीक है ना। तो जो टेम्पररी मैंने कहा कि फोर्स लगाया छोड़ दिया, अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में हो गया, उसे कहते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन, टेम्पररी डिफॉर्मेशन। और मैंने फोर्स लगाया, थोड़ा ज्यादा ही फोर्स लगा दिया, तो वो क्या हो जाएगा, बेंड ही रह जाएगा, अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आया, इसे कहते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए, एक स्प्रिंग का भी एग्जांपल दे सकता हूं कि अगर एक स्प्रिंग को आप स्ट्रेच कर रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो, तो क्या करना चाहेगा, अपने फिर से ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश, अपने ओरिजिनल नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करता है। मेरे हिसाब से स्प्रिंग के साथ तो आप खेल चुके होगे बचपन से, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि कंप्रेस किया या इलोंगेट किया, ठीक है ना, या स्ट्रेच किया, वो अपने नेचुरल लेंथ के पोजीशन में जाना चाहता है। कुछ ज्यादा ही आपने स्ट्रेच कर दिया तो क्या हो गया, पता चलेगा कि स्ट्रेच ही हो गया, उसका लेंथ परमानेंटली बढ़ ही गया, तो अगेन उसका भी शेप एंड साइज क्या हो गया, चेंज हो गया। दैट इज कॉल्ड परमानेंट डिफॉर्मेशन। लेकिन एक सर्टेन फोर्स लगा रहे हो, कि फोर्स लगाया फिर से छोड़ा, अपने ओरिजिनल नेचुरल आ गया, वो डिफॉर्म तो हो रहा है जब तक फोर्स है, जैसे फोर्स हटा रहे हो वो अपने शेप एंड साइज में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई। अब ये वाला पोर्शन, फोर्स का जो ये डिफिनीशन मैंने यहाँ पे माय डियर लिखा है, फोर्स का ये वाला डिफिनीशन, सेकंड वाला डिफिनीशन मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वाला हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे हमें इसका काम नहीं है। चूंकि मैं फोर्स के बारे में पढ़ा रहा था तो मुझे पूरा बताना जरूरी होता है, नहीं तो समटाइम्स स्टूडेंट क्या करते हैं, एक कोई किताब उठाते हैं, उसे पढ़ लेते हैं, या नेट पे सर्च करते हैं, उसे कुछ पढ़ लेते हैं, और फिर आके कहते हैं कि सर आपने ऐसा बता दिया, आपने तो ये वाला चीज बताया नहीं। इसलिए टीचर को बड़ा ख्याल रखना होता है कि ऐसा चीज बताए कि कुछ ना छूटे, और स्टूडेंट कहीं सर्च भी करे तो कोई दिक्कत ना हो। ये टीचर के साथ थोड़ा सा, मैंने कहा कि ये वाला जो पोर्शन है फोर्स का, जो ये डिफिनीशन हमने देखा है, ये हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, वहां पे हम लोग बेसिकली हम देखेंगे। लेकिन जब आप हायर एजुकेशन में जाते हो, जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे, इसके लिए पूरा एक किताब ही पढ़ते हो माय डियर, उसका नाम होता है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है ना। मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्म में पूरा एक इतना मोटा किताब ही पढ़ते हो आप, ठीक है। सम टाइम उसे अपने आपके घर में कोई अगर मैकेनिकल इंजीनियर होगा या सिविल इंजीनियर होगा, तो उसके मुंह से कभी सुन लेना मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, या तो बोलेगा, या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल बोलेगा, या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें वहां पे एक अलग किताब के ही फॉर्म में, यहाँ पे तो बहुत कम पढ़ना है हमें अपने सिलेबस के लिए, तो दिस इज, ठीक है। मैं इसके बारे में अब डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ पे जो पढ़ना है लॉज ऑफ मोशन, हमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो भैया मेरे यही है कि रेस्ट एंड मोशन से हम अलग है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, मोशन लॉज, कहीं ना कहीं गति का नियम है, हिंदी में अगर बात करूं तो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला डिफिनीशन ही हमें काम में, आइए स्टार्ट करते हैं ऊपर वाले डिफिनीशन, ठीक है। ठीक है, मैंने कहा फोर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्टेट ऑफ, चेंज इन स्टेट ऑफ, आइए सी, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन आपने पीछे भी पढ़ा होगा, पीछे भी पढ़ाया है मैंने।
स्टेट ऑफ मोशन इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज द वेलोसिटी। क्या है ये? स्टेट ऑफ मोशन को ही क्या कहते हैं? वेलोसिटी वेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। स्टेट ऑफ मोशन इज नथिंग बट कॉल्ड एज द वेलोसिटी। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं ब्रैकेट में, ताकि आपको किसी तरीके वेलोसिटी, ठीक है ना। अब देखो, फोर्स रिस्पॉन्सिबल है किसके? चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। यानी कि कुल मिला के वेलोसिटी के पास क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या है? डायरेक्शन, है ना। मैग्नीट्यूड है एज वेल एज डायरेक्शन। और क्या कह रहे हैं? चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। अगर वेलोसिटी वेक्टर को चेंज करना है माय डियर, पीछे न जाने कितनी बार मैं बता चुका हूं काइनेमेटिक्स में कि या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दो या तो डायरेक्शन चेंज कर दो, आपका क्या हो जाएगा? वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, स्टेट ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। स्टेट ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? चेंज। अभी इस डायरेक्शन में जा रहे थे, मान लो फोर्स लगा दिया, नॉर्थ डायरेक्शन में जाने लगे, कुल मिलाकर स्टेट ऑफ मोशन तो चेंज हो गया ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। डायरेक्शन किसी एक को चेंज कर दो, एनी चेंज, ठीक है ना, एनी वन, ठीक है। if we change if we will change any one of them, any one of both, any one of both, then state of motion, state of motion, state of motion changes, स्टेट ऑफ मोशन चेंजेस, यानी कि स्टेट ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? चेंज हो, दोनों में से कोई एक। अब दोनों चेंज हो रहा है तो अभी अब ये मत आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि अगर दोनों चेंज हो जाए तो क्या होगा। अरे भैया मेरे, जब दोनों चेंज हो जाए तो फिर तो पूछना ही नहीं है। मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो कुछ पूछना ही नहीं है, तो ऑब्वियस वेलोसिटी चेंज होगा, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो। मैं कह रहा हूं जब दोनों में से एक चेंज हो रहा है, तब भी जब स्टेट ऑफ मोशन, दोनों अगर चेंज होगा तो तब भी क्या होगा, ठीक है ना। तो जब भी बात की जाती है कि मिनिमम पॉसिबिलिटी पे बात की जाती है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज तो हो ही सकता है, मिनिमम पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है? या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर जाए तब भी स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर जाएगा, या तो डायरेक्शन चेंज कर दे तब भी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया, चाहे दोनों चेंज कर जाए तब भी स्टेट ऑफ मोशन। अब हम जानते हैं स्टेट ऑफ मोशन चेंज होने का मतलब, व्हाट इज दैट मीनिंग? डेल्टा वी, दैट इज v2 माइनस, दैट इज v2 माइनस v1। वेक्टर याद करिए माय डियर, वेक्टर याद करिए, ठीक है, ठीक है। अब मैंने कहा कि डेल्टा वी चेंज इन स्टेट और डेल्टा वी। अब हम जानते हैं कि जहां पे भी चेंज इन स्टेट यानी कि चेंज इन वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगा, जहां भी चेंज इन वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगा, वहां क्या एग्जिस्ट होगा? एक्सेलरेशन एग्जिस्ट होगा। वी नो दैट डेल्टा वी बाय डेल्टा टी इज नथिंग बट कॉल्ड एज द एक्सेलरेशन। इसका मतलब साफ हो गया कि अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन है भैया मेरे, एनी काइंड ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है ना, अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन है तो यानी कि उस पे फोर्स लग रहा है, ये तय बात है, ठीक है ना। इतना कंफर्म हो गया। तो यही मैं कह रहा था कि काइनेमेटिक्स में तो ना जाने एक्सेलरेशन, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square minus u square is equal to 2a। सब में तो एक्सेलरेशन है ही यार, जितने भी फॉर्मूला पढ़ रहे थे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt। कितने ही प्रॉब्लम हम इस डिफरेंशिएशन के थ्रू बनाए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन तो सब जगह था, यानी कि फोर्स की फोर्स तो वहां भी था, बट डिस्गाइज था, छुपा हुआ था, हिडन था, ठीक है ना। वहां पे हम उसे डील नहीं कर सकते हैं, अगर डील करते हैं तो वो हमारे लिए अपराध माना जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन अब हमें उसे रिवील करना है, उसके बारे में बताना है, उसके कारण क्या मोशन पे इंपैक्ट आएगा, क्या होगा ऑब्जेक्ट पे, क्या इंपैक्ट आएगा उसके स्टेट ऑफ मोशन पे, क्या इंपैक्ट आएगा, इसके बारे में अब हमें डील करना है। खुल्लम छूट दे दी गई है अब हमें, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्टेट ऑफ मोशन हमारा हो गया, यानी कि फोर्स होगा तो भैया मेरा एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, ये एकदम माथा में रख लेना, ठीक है ना, ये क्लियरली दिमाग में रख लेना ना। अब बात आती है, एग्जांपल समझा दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जांपल, ठीक है। मैं कहूं कि एक बॉडी अगर यू है, अब ये यू क्या हो सकता है? यू जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना, इन जनरलाइज्ड वे में मैं बात कर रहा हूं। एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, इसका वेलोसिटी क्या है? यू है।
अब u अगेन मैं कह रहा हूं माय डियर, थोड़ा ध्यान से सुनना, u जीरो भी हो सकता है और u सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी भी हो सकता है। u है इस डायरेक्शन में। अगर हम इस पे क्या लगा रहे हैं, एक पुश लगा रहे हैं हम, ठीक है ना, पुश लगा रहे हैं, पुश इसे कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, पुश, ठीक है, पुशिंग फोर्स दैट इज सिंपली एफ, ठीक है। इसमें फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, इसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा, इसका वेलोसिटी जब आगे जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज, ठीक है। वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, इसका एक्सेलरेशन, व्हाट इज दैट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन का भी एग्जिस्टेंस होगा एंड दैट वन इज द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का एग्जिस्टेंस होगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं, अगर किसी भी बॉडी के पास बी है, किसी भी बॉडी के पास वेलोसिटी v है, उस पे क्या कर रहा हूं मैं, एक सिंपली फुल फोर्स लगा रहा हूं मैं, क्या लगा रहा हूं, फुल फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है ना, ये फुल फोर्स लगा रहा हूं। जब मैं उसके मोशन, ये फोर्स क्या करेगा, उसके मोशन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, धीरे 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 जाके ये हो सकता है कि रुक जाए, हो सकता है कि रेस्ट में आ जाए, या हो सकता है कि इसकी वेलोसिटी घट जाए, ठीक है ना, ये भी हो सकता है डिक्रीज हो जाए। तो एक्सेलरेशन तो यहां भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये कैसा एक्सेलरेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, या डिसेलरेशन कहते हो जिसे आप, या रिटार्डेशन कहते हो, दैट वन इज एग्जैक्टली क्लियर है आपका। तो फोर्स एग्जिस्टेंस मतलब एक्सेलरेशन एग्जिस्टेंस, ठीक है। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से सुनिए, कि अभी तो क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन मैंने कहा था कि डायरेक्शन, अब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो देखते हैं क्या हो रहा है, व्हाट हैपन, डायरेक्शन किस तरीके से, डायरेक्शन आपका कोई भी यहाँ पे एक वेलोसिटी v, ठीक है, आपने इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगा दिया, दैट इज नॉर्मल फोर्स, ठीक है, और नॉर्मल फोर्स क्या कर रहा है, पुशिंग टाइप है, पुश कर रहा है उसे नीचे की तरफ, ठीक है। एक वेलोसिटी जाना चाह रहा है इधर, और दूसरा फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर, इसके इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है, ये क्या करेगा, अपना इस फोर्स के कारण अपने डायरेक्शन को चेंज करना चाहेगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, ये अपने डायरेक्शन को चेंज करना चाहेगा, और कुछ इस तरीके से हर एक पॉइंट पे आपका ये डायरेक्शन क्या हो गया, जब यहां सीधा जा रहा था, अगर ये फोर्स हटा देते हैं कि सीधा ही जाता, ठीक है, लेकिन ये फोर्स लगा दिया, और हम जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में बताया था कि किसी भी कर्वेचर पे उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो ये आप नहीं बोलोगे कि मैंने डिस्कस नहीं किया, ठीक है। तो ये v1 हो गया, v2 हो गया, तो क्या हो रहा है आपका, द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस, तो डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो व्हाट हैपन, अगेन क्या हो रहा है आपका, there will be the acceleration का existence होगा because of the changing of that direction, ठीक है। अब ऐसा भी कंडीशन आ सकता है, ये एग्जांपल थर्ड है आपका, ऐसा भी एग्जांपल हो सकता है, ऐसा भी एग्जांपल हो सकता है कि मैग्नीट्यूड भी बढ़े और क्या बढ़े आपका, आपका व्हाट हैपन एग्जैक्टली, डायरेक्शन भी चेंज हो, ठीक है। व्हाट हैपन एग्जैक्टली, एक ऑब्जेक्ट अगेन लिया मैंने, एक ऑब्जेक्ट अगेन लिया, और क्या किया मैंने, एक फोर्स कुछ इस तरीके से, ये भी पुशिंग नेचर का ही है ना, ये कुछ इस तरीके से एक सर्टेन डायरेक्शन में पुश कर रहा है, तो ये भी पुशिंग नेचर का है, दैट इज इफ, और पहले से इसके पास एक u वेलोसिटी है, सपोज टू बी, पहले से इसके पास u वेलोसिटी है, तो ये सब फोर्स का कंपोनेंट, वेक्टर में कंपोनेंट वगैरह माय डियर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो आप, ठीक है। ये लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द लाइन ऑफ एक्शन, यू नो वेरी वेल, दैट इज थीटा, ठीक है। अब ये फोर्स का इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आ जाएगा, दैट इज एफ कॉस थीटा, और इसी फोर्स का इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आ जाएगा एफ साइन थीटा। तो अब क्या हुआ, एक फोर्स जो लग रहा है वेलोसिटी के पैरेलली लग रहा है, ठीक है ना, एक फोर्स जो लग रहा है वेलोसिटी के पैरेलली लग रहा है, और एक फोर्स जो लग रहा है
एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो मैंने कहा नॉर्मल फोर्स के कारण क्या हो रहा है, आपका वेलोसिटी इस तरफ से जा रहा है और नॉर्मल फोर्स उसके डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, पैरेलल फोर्स भी लग रहा है और कंपोनेंट नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है। देन व्हाट, टेल मी, देन व्हाट हैपन, ये वाला पैरेलल फोर्स जो होगा इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। ये पैरेलल फोर्स जो होगा, पैरेलल फोर्स माय डियर, ठीक है ना, पैरेलल फोर्स जो होगा वेलोसिटी को, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, ये चेंज करेगा, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ज्यादा बेटर होगा इन जनरली, अच्छा पहले इंक्रीज ही लिख दे रहा हूं, ठीक है, बाद में इन जनरलाइज लिख दूंगा। पैरेलल फोर्स जो हो रहा है स्पीड को, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, जहां साथ ही परपेंडिकुलर या नॉर परपेंडिकुलर फोर्स जो होगा, perpendicular force to the initial velocity, to the initial velocity, to the initial velocity क्या करेगा, ये डायरेक्शन को चेंज, ये क्या करेगा, डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज करेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द डायरेक्शन। परपेंडिकुलर फोर्स अगर कोई लग रहा है तो ये आपका क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। पैरेलल फोर्स लग रहा है तो ये आपके वेलोसिटी को, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी को चेंज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो चार तरीके से मैंने बता दिया कि एक आपका सिंपली पुश है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। पुल भी उसी, ये बात अलग है कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, वेलोसिटी सिर्फ इस, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी सिर्फ क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन, यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आते हैं टू डायमेंशन, मैंने पीछे भी बताया प्रोजेक्टाइल मोशन या कर्विलिनियर मोशन कॉल्ड एज द टू डायमेंशन मोशन। टू डायमेंशन मोशन में कहा मैंने कि वेलोसिटी इस तरीके से जा रहा है, नॉर्मल फोर्स आपने इस तरीके से लगा दिया, अब ये नॉर्मल फोर्स जा तो इधर रहा है, नॉर्मल फोर्स साथ ही साथ कहाँ घुमाएगा, नीचे की तरफ घुमाएगा, तो ये अपना चेंज कर लेगा पाथ, और कैसा पाथ हो जाएगा, कर्वेचर पाथ हो जाएगा, ठीक है ना, कर्वेचर पाथ हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, यहाँ पे मैं एक चीज मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मैं एक चीज मिटा दे रहा हूँ। इस केस में क्या होगा कि आपका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, डायरेक्शन, यहाँ पे क्या है आपका नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स, और यू कैन से द परपेंडिकुलर फोर्स, और ये रिस्पॉन्सिबल होगा, परपेंडिकुलर फोर्स टू द वेलोसिटी, टू द वेलोसिटी, द वेलोसिटी, और ये क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा माय डियर, ठीक है, डायरेक्शन चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और एक ऐसा केस मैंने देखा फाइनली जिसमें आपका स्पीड यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, साथ ही साथ डायरेक्शन वेलोसिटी, तो पैरेलल फोर्स, ठीक है। अब इसका एग्जांपल बहुत अच्छे से देखते हैं। पैरेलल फोर्स कह लो या समटाइम इसे टेंजेंशियल फोर्स, पैरेलल फोर्स कह लो या समटाइम इट इज कॉल्ड एज अ, पैरेलल फोर्स कह लो या समटाइम इट इज कॉल्ड एज अ टेंजेंशियल, टेंजेंशियल फोर्स। वेलोसिटी के डायरेक्शन, वेलोसिटी के पैरेलल जो लग रहा है दैट इज कॉल्ड एज द टेंजेंशियल। मैंने बताया है कि कर्विलिनियर मोशन में क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द कर्वेचर, या सिंपली कहते हैं द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑन द कर्विलिनियर मोशन इज ऑलवेज अलोंग द कर्व। टेंजेंट क्या होता है, ऑलवेज अलोंग द कर्व होता है, इसलिए सिंपली वेलोसिटी को क्या कह सकते हो, या तो कह सकते हो टेंजेंशियल टू द कर्व या ऑलवेज अलोंग द कर्व कह सकते हो, ये दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो पैरेलल फोर्स को समटाइम टेंजेंशियल फोर्स भी कहते हैं, और टेंजेंशियल फोर्स हमेशा स्पीड को, स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंशियल, ठीक है ना, क्या कहेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर फोर्स या परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट या परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, ठीक है ना, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्शन चेंज। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो देखते हैं इसका एग्जांपल, प्रोजेक्टाइल मोशन हमने पढ़ा था, लास्ट वाले का एग्जांपल देख रहे हैं, लास्ट वाले का एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है, इस चीज को समझाने के लिए, ठीक है। हमने क्या कहा था आपका क्या पढ़ा था हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में,
प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने पढ़ा था कि कुछ इस तरीके से आपका प्रोजेक्टाइल हो गया, इसे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कहते थे, मेरे हिसाब से याद होगा आप लोगों को। और मैंने इस पे कहा था कि जो वेलोसिटी है आपका, द वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इज टेंजेंशियल टू द, एट एवरी पॉइंट इज टेंजेंशियल टू द, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था आपका कि वेलोसिटी वेक्टर भी चेंज हो रहा था, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा था, इसका हर एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा था, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा था और साथ ही साथ डायरेक्शन भी है, तो कुल मिला के कह सकते हैं हम लोग वेलोसिटी चेंज हो रहा था। अब यहाँ पे क्या है माय डियर, यहाँ पे है आपका एक फोर्स लग रहा था अर्थ, फोर्स फोर्स ड्यू टू ड्यू टू अर्थ। अब मेरे हिसाब से इतना तो आप जानते हो, फोर्स ड्यू टू अर्थ को ही क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल। इसे अभी डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, थोड़ा सा तो डिस्कस करना ही पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। और ग्रेविटेशनल फोर्स यू नो, पीछे के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ, यू नो वेरी वेल कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, mg होता है, जो कि हमेशा वर्टिकली क्या करेगा, डाउनवर्ड लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। ध्यान दीजिए, किसी भी पॉइंट को उठा के देख लें हम, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, आपका mg लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ mg इज ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऑलवेज इन द डाउनवर्ड, ठीक है। मैंने कहा कि जब ये mg लग रहा है तो इस mg का अब दो कंपोनेंट एग्जिस्ट कर, एक आपका along द tangent, एक आपका along द tangent, और दूसरा आपका परपेंडिकुलर टू द tangent, दूसरा आपका नॉर्मल टू द tangent, दूसरा आपका नॉर्मल टू द, ठीक है। अगर ये मान लिया, अगर ये मान लिया मैंने कि ये अगर थीटा एंगल है, सपोज दैट वन इज टेकन टू बी थीटा एंगल, ठीक है ना, वर्टिकल से ये थीटा एंगल है, या ऐसा समझ लो, ठीक है। ये वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी जो है यहां से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर ये थीटा है, ठीक है, तो चीज कोई भी इंक्लाइंड सरफेस अगर ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, तो इस ध्यान से सुनना माय डियर, इस इंक्लाइंड सरफेस का नॉर्मल, इस इंक्लाइंड सरफेस का नॉर्मल का मतलब, इस इंक्लाइंड सरफेस का नॉर्मल, इस इंक्लाइंड सरफेस का नॉर्मल का मतलब, इस इंक्लाइंड सरफेस पे एक लाइन खींचा जो कि नॉर्मल परपेंडिकुलर है इंक्लाइंड सरफेस। अगर कोई भी इंक्लाइंड सरफेस हॉरिजॉन्टल से अगर थीटा एंगल बनाता है, ये चीजें एकदम दिमाग में रख लेना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बहुत ज्यादा ये यूटिलाइजेशन, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि अगर कोई भी इंक्लाइंड सरफेस है, अगर आपका क्या हो रहा है, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, अगर इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो ये नॉर्मल आपके वर्टिकल से सेम एंगल बनाएगा, ठीक है ना, वर्टिकल से सेम एंगल बनाएगा, और ये वर्टिकल 9 कितना बनाएगा, आपके इंक्लाइंड सरफेस से 90 माइनस क्या बनाएगा। तो ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसे ही मैंने इलाबरेट किया, यही तो आपका V3 है, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल से मैंने मान लिया थीटा एंगल बना रहा है, और यही वर्टिकल जो है आपका, अलग अलग कलर से मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, यही वर्टिकल जो है आपका, यही वर्टिकल तो mg है, ठीक है ना, यही वर्टिकल mg है, और फिर इसी mg का एक कंपोनेंट कहाँ चला जाएगा, इसी mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा नॉर्मल चला जाएगा, और इसी mg का एक कंपोनेंट आपका कहाँ चला आएगा, mg sin थीटा आएगा, और यही mg sin थीटा आपका टेंजेंशियल होगा, और इसी mg sin थीटा टेंजेंशियल के कारण क्या हो रहा है, वेलोसिटी mg sin थीटा, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, mg sin थीटा जो है एवरीवेयर, एवरीवेयर इन द प्रोजेक्टाइल, इन द प्रोजेक्टाइल, इन द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल is responsible for, is responsible for, responsible responsible for change in, change in magnitude of, change in magnitude of, magnitude of, change in magnitude of the velocity, लिख लेना, ठीक है, change in the
magnitude of velocity, यही mg sin theta, that mg sin theta is nothing but the tangential force the projectile to the projectile, ठीक है। इसी के कारण क्या हो रहा है, लगातार खींच रहा है, तो जैसे जैसे आपने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता जाता है, डिक्रीज करता जाता है। आई होप आप लोगों को याद होगा, ठीक है, इसी mg sin थीटा। और ये जो परपेंडिकुलर वाला mg है, ये परपेंडिकुलर वाला जो mg है, ठीक है ना, mg cos थीटा, ये किसके लिए है, mg cos थीटा, यहां पे दे रहा हूं मैं, mg cos थीटा is normal to the tangent, normal to the tangent, tangent is responsible for, कह रहा है वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर कह रहा है, मैं ऐसा ही, अगर ये फोर्स हटा दो ना माय डियर, थोड़ा ध्यान देखना, ये mg cos थीटा समहाउ हटा दो तो ये वेलोसिटी वेक्टर इधर चला जाएगा। यही mg cos थीटा जो है ना, कह रहा है कि इधर मुड़ो इधर मुड़ो इधर मुड़ो, स्टीयर कर रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्टीयर कर रहा है पार्टिकल को, स्टीयर कर रहा है, इधर मुड़ो तो इधर मुड़ेगा, फिर यहाँ पे जाएगा अगेन एक परपेंडिकुलर, कहेगा कि इधर मुड़ो, जिसके कारण डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये mg cos थीटा नॉर्मल टू द टेंजेंट रिस्पांसिबल फॉर, और देखना माय डियर, ये चीजें ध्यान रखना, क्योंकि सर्कुलर मोशन में जब यूटिलाइज करेंगे ना, सर्कुलर मोशन में फर्दर, सर्कुलर मोशन कर्वेचर ही है ना, सर्कल में घूम रहा है, दैट इज आल्सो टेकन टू बी अ कर्वलिनियर मोशन, कर्वेचर पे मूव कर रहा है, ठीक है ना, टू डायमेंशनल मोशन ले सकते हैं हम लोग, तो वहां पे भी टेंजेंशियल फोर्स और नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल टू द टेंजेंट, ठीक है ना, वहां पे भी दो फोर्सेस एक्ट करेंगे, तो ये एकदम दिमाग में रखना, ठीक है। और नॉर्मल फोर्स क्या करता है, नॉर्मल फोर्स आपके डायरेक्शन को चेंज करता है, और टेंजेंशियल फोर्स वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। तो बिल्कुल ध्यान में रखना, वहां पे जाऊंगा जब इसके सर्कुलर मोशन में, तो वहां पे फर्दर इन चीजों को डिस्कस करूंगा, बहुत मजा आएगा। तब वहां पे सर्कुलर मोशन का एक अलग ही कॉन्सेप्ट, मतलब बहुत इजीली उस कॉन्सेप्ट को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। mg cos theta normal to the tangent is responsible for change change in the direction of change the change the direction change the direction of velocity vector, change the direction of velocity vector, change the direction of velocity vector। मेरे हिसाब से ये चौथे का एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल देख लिया, ये एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनली, तो मैंने क्या कहा, पुश और पुल, जिसके कारण स्टेट ऑफ मोशन क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है। और स्टेट ऑफ मोशन मैंने कहा कि यानी कि वेलोसिटी, वेलोसिटी आपका क्या हो रहा है, अब आपका सारा चीज बता दिया मैं, कि सिंपली मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है या मैग्नीट्यूड घट रहा है, ठीक है ना। फिर मैंने बताया कि सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है ना, एक बार जब नॉर्मल फोर्स सिर्फ लगाया और वेलोसिटी वेक्टर पे आपका नॉर्मल फोर्स लगाया, तो वहां पे क्या सिर्फ आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तब भी आपका क्या होगा, स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा। एक चौथा एग्जांपल जी दिया जिसमें आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी चेंज है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, ये चौथा और चौथे एग्जांपल का ही परफेक्ट एग्जांपल, चौथे ही एग्जांपल का ही परफेक्ट एग्जांपल यहाँ पे मैंने प्रोजेक्टाइल के फॉर्म, तो टेंजेंशियल है आपका mg cos थीटा, और यही रिस्पांसिबल है इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, और mg cos थीटा नॉर्मल टू द टेंजेंट रिस्पांसिबल फॉर चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। तो आगे बढ़ते हैं हम, इतना तक तो क्लियर हो गया मेरे हिसाब। अब आइए, तो कुछ चीजें मुझे यहाँ पे बतानी है कि फोर्स का थोड़ा सा मैं यूनिट बता लूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यूनिट ऑफ फोर्सेस, ठीक है ना, यूनिट ऑफ फोर्सेस, ठीक है। यूनिट ऑफ फोर्सेस जो होता है माय डियर, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूं, नाइन्थ में आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है ना, नाइन्थ में आपने क्या पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, इफ इज इक्वल टू सिंपली अभी वेक्टर के फॉर्म में, क्योंकि अभी वेक्टर के फॉर्म में बताऊंगा, आप लोग कंफ्यूज है ना। हालांकि वेक्टर में कई जगहों पे मैं ये चीज बता ही चुका हूँ, ठीक है ना, वेक्टर में कई जगहों पे ये चीज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है ना, वेक्टर का फॉर्म भी डिस्कस कर, ठीक है, क्योंकि वेक्टर में मैंने क्या बताया था, एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लो इन चीजों को। वेक्टर में क्या बताया था मैंने, कि किसी भी वेक्टर में माय डियर, थोड़ा रिकॉल करवा रहा हूँ, नथिंग एल्स, किसी भी वेक्टर में अगर मैं क्या कर रहा हूँ,
क्या कर रहा हूं, सिंपली ए वेक्टर है और ए में मैंने क्या कर दिया, सिंपली एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने आपको कहा था कि क्या होता है, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, कि अगर कोई भी वेक्टर इसमें एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन तरीके का नहीं होता है। मेरे हिसाब से ये बातें आपको क्लियर होंगी, बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है ना। इन द सेम वे अगर हम लिखते हैं, ये ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर हम लिखते हैं कि एक वेक्टर है फोर्स, दैट इज फोर्स वेक्टर, ठीक है, क्योंकि फोर्स के साथ क्या है आपका, आपका डायरेक्शन भी एसोसिएटेड है, ठीक है। तो फोर्स वेक्टर अगर लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, और ये भी बताया था किसमें, आपके वेक्टर में, कि एक्चुअली ये फोर्स वेक्टर जो होता है बहुत सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट होता है। अगर एक बॉडी में बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो इन सारे फोर्सेस का, इन सारे हम्म, ये F1, F2, F3, F4, ये ग्रुप ऑफ फोर्सेस कहलाते हैं, ठीक है ना। इनका एक क्या होगा, ठीक है, ऑलरेडी बताया था मैंने, सब कुछ देखो वेक्टर में सब कुछ बताया जा चुका है, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि वेक्टर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अगर वेक्टर सही ढंग से पढ़ लिया ना, तो मेरी मानो, देखो आप लोग अभी नए हो, ठीक है ना, अगर सही मायने में मानो ना, तो पूरा मैकेनिक्स वेक्टर में खत्म हो सकता है, रियली रियली बता रहा हूं, ठीक है ना, पूरा मैकेनिक्स और वेक्टर में कहीं ना कहीं इंडल्ज किया जा सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग चैप्टर है आपका वेक्टर। लेकिन ठीक है, इट्स ओके, अगर वेक्टर में ही सारा कुछ पढ़ा दिया जाएगा तो आप लोग अभी 10th से जस्ट 11th में आए हो, तो होगा कि भयंकर रूप से कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और हमें ये काम नहीं करना है, हमें हर चीज को इजी करना होता है ताकि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल सके, ठीक है। तो मैंने कहा कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ फोर्सेस हैं, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ फोर्सेस हैं, इनका एक रिजल्टेंट, इनका सबका, ठीक है, जो रिजल्टेंट होगा, जो नेट इंपैक्ट होगा, ठीक है ना, नेट इंपैक्ट होगा, उसे हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। और ये रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, नेट इंपैक्ट ऑफ द ऑल फोर्सेस, ये क्या होता है, नेट इंपैक्ट, नेट इंपैक्ट या रिजल्टेंट इंपैक्ट ऑफ ऑल ग्रुप ऑफ फोर्सेस, ऑल ग्रुप ऑफ फोर्सेस, इसे क्या लिखा था मैंने, याद करिए, F1, ये वेक्टर एडिशन है, ये वेक्टर एडिशन है माय डियर, ठीक है ना, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन के थ्रू ही आपका क्या निकलता है, F4 प्लस F5 प्लस F6 प्लस F6, वेक्टर एडिशन है माय डियर, ठीक है ना। जो भी आप यहाँ पे फोर्स निकाल रहे हो एडिशन से, नेट इंपैक्ट उसी तरीके से निकलेगा, कंप्लीट, ये नेट इफेक्ट कह सकते हो, नेट इंपैक्ट कह सकते हो, या नेट इफेक्ट कह सकते हो, ठीक है ना, क्या कह सकते हो, क्या आपका रिजल्टेंट कह सकते हो, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है ना, ये कह सकते हो आप, ठीक है ना। ये बात ध्यान दीजिए, ऑलरेडी डिस्कस किया था मैंने, तो मैंने कहा था कि ये एफ आर है, तो इसे मैंने लिख दिया एफ आर। इस एफ आर जो नेट इंपैक्ट होगा, ठीक है ना, नेट इंपैक्ट जिस डायरेक्शन में आ रहा होगा और जो उसका मैग्नीट्यूड होगा, उसी के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन, वेलोसिटी में क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर में चेंजेस होंगे, और उसी के अकॉर्डिंग जिस तरीके से वेलोसिटी वेक्टर चेंजेस होंगे, उसी के तरीके से क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, एक्सेलरेशन वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है, आई होप देयर विल बी नो प्रॉब्लम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, कि मैंने कहा था आपसे वेक्टर में कि एफ आर क्या है, ये नेट इंपैक्ट ऑल ग्रुप ऑफ फोर्सेस है इस बॉडी पे, ठीक है ना, ये नेट इफेक्ट ऑफ ऑल ग्रुप ऑफ फोर्सेस है, ये रिजल्टेंट ऑफ ऑल ग्रुप ऑफ फोर्सेस है। तो कैसे निकालते हैं, एडिशन से निकालते हैं, वेक्टर एडिशन से निकालते हैं। ऑलरेडी वेक्टर एडिशन बता चुका हूं मैं, दो के लिए भी बता चुका हूं, दो से अधिक के लिए भी बता चुका हूं। दो से अधिक के लिए पॉलीगन रूल यूटिलाइज करते हैं, बट ध्यान देना, पॉलीगन रूल बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है एनालिसिस, इसलिए कॉम्पैक्ट आते हैं हम लोग, कंपोनेंट मेथड पे आते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से हम इन चीजों को फाइंड आउट करते हैं, याद होगा वेक्टर में सारा कुछ कर चुका हूं। तो मैंने कहा कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसी के अकॉर्डिंग, उसी के डायरेक्शन में, उसी के जो डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट फोर्स का, जो मैग्नीट्यूड होगा, उसी के अकॉर्डिंग चेंज इन वेलोसिटी होगा, चेंज इन
क्या होगा, स्टेट ऑफ मोशन होगा। ठीक है, तो मैंने बताया था, और स्टेट ऑफ मोशन होगा तो उसी के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन भी एग्जिस्ट करेगा। तो एफ आर मैंने बताया था, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एफ इज इक्वल टू एम ए पढ़ा होगा अपने 9th में। और मैंने यहाँ पे बताया था कि जो रिजल्टेंट फोर्स है m इंटू ए लिखा जाता है। m क्या है आपका, एक स्केलर क्वांटिटी है। ए क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी है। और ये एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना। मैंने कहा था कि अगर किसी भी वेक्टर में एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंजेस होते हैं, उसके डायरेक्शन में चेंज नहीं होता है। यानी कि एफ आर का डायरेक्शन और ए का डायरेक्शन क्या होगा माय डियर, एफ आर का डायरेक्शन और ए का डायरेक्शन। ध्यान से सुनो, ये चीजें मैं प्रीवियस वाली चीजें आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ये मत सोच लेना कि नया कुछ डिस्कस कर रहा हूं मैं। अभी तो लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, लेकिन जो प्रीवियसली थोड़ा बहुत मैंने डिस्कस किया उसका तो अधिकार रखता हूं मैं क्या, डिस्कस करने का। ठीक है ना, थोड़ा एक बार ग्लिम्स देने का। तो मैंने कहा एफ आर जो है आपका, एफ आर इंटू एम इंटू ए, लिटिल बिट मैंने वेक्टर में बताया था। ए आपका वेक्टर क्वांटिटी है, एम आपका स्केलर क्वांटिटी है। और ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, मैंने कहा कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी से एक वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दो, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। यानी कि एफ आर का डायरेक्शन और ए का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। सेम होगा माय डियर, बात ध्यान रखिएगा। तो यानी कि एफ आर को एक चीज और लिख सकते हो, सबका समेशन है, तो समेशन के लिए एक और चीज यूटिलाइज करते हैं, सिग्मा, इसे कहते हैं सिग्मा। सिग्मा एफ, एफ आर के लिए एक चीज और लिख सकते हैं। तो सम टाइम आपको क्या दिखेगा, सम टाइम आपको क्या दिखेगा, सम टाइम आपको क्या दिखेगा, ये वेक्टर में मैंने आपको यूटिलाइज करके सम टाइम आपको एफ आर लिख लो, रिजल्टेंट फोर्स लिख लो, या सिग्मा एफ लिख लो, या एम ए। सिग्मा एफ का मतलब वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल ग्रुप ऑफ फोर्सेस, सिग्मा एफ का मतलब वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल ग्रुप ऑफ फोर्स, वही आपको रिजल्टेंट फोर्स देगा। ठीक है, अब ये हो गया यूनिट ऑफ फोर्स। ये आपने पढ़ा है कहाँ पे, ये आपने पढ़ा है यूनिट एंड डायमेंशन में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, हाँ वेक्टर में बताया है मैंने, प्रॉपर प्रॉपर वे में बताया था। अब क्या है, ये मास है। ठीक है, मास है। हम जानते हैं कि यूनिट निकालने के लिए क्या करते हैं, मास का यूनिट लिख दिया इनटू एक्सेलरेशन का यूनिट, एक्सेलरेशन का यूनिट। अरे अब ये मत सोचना सर यहाँ डायरेक्शन भी आएगा ना, अरे हमें सिर्फ यहाँ पे यूनिट लिखना है। चाहे पूरब में जाए तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा, चाहे पश्चिम में जाए तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चाहे 30 डिग्री एंगल पे जाए तब भी यूनिट आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। ठीक है, ये हो गया आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट ऑफ एफ आर हो गया, दैट इज द यूनिट ऑफ एफ आर, यूनिट ऑफ एफ आर का मतलब फोर्स, फोर्स। ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो गया आपका फाइनली, केजी मीटर पर सेकंड। और क्योंकि इसे न्यूटन साहब ने सबसे पहले देखा था, दैट्स व्हाई उन्हीं के नाम के क्रेडिट पे हम इसे क्या दे देते हैं, न्यूटन। नाम क्या दे देते हैं पूरा का पूरा, न्यूटन, कंप्लीट कैपिटल एन दे देते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से ये बात क्लियर होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे प्रीवियसली भी बताया हूं और यहाँ पे भी बताऊंगा कि जितने नाम वाली यूनिट है ना माय डियर, सब कैपिटल में लिखे जाते हैं। जितने भी नाम, चाहे न्यूटन हो गया, जूल हो गया, पास्कल हो गया। ठीक है ना, जूल एनर्जी का यूनिट होता है, पास्कल आपका प्रेशर का यूनिट होता है। ठीक है, जितने भी नाम वाले यूनिट, सब के सब किस, दैट ऑल आर कम इन द कैपिटल लेटर में आते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ग्रामर यही कहता है कि नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए यूनिट भी हमारा सबका सब क्या होगा, कैपिटल में ही होगा। ठीक है, जेम्स वाट के नाम पे क्या गया, पावर का यूनिट वाट रखा गया है, तो वो भी क्या आता है, कैपिटल डब्ल्यू में आता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सारी चीजें पढ़े होंगे। ठीक है, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर भी आपका दैट इज एन, कैपिटल एन हो गया हमारा, दैट इज केजी मीटर पर सेकंड। नाउ अब ये तो हुआ आपका फोर्स का एसआई यूनिट हो गया, ये क्या हो गया, एसआई यूनिट। इसे हम सीजीएस यूनिट में पढ़ेंगे, ये इंटरनेशनल सिस्टम हो गया। समटाइम इसे आप, समटाइम्स नॉट एग्जैक्टली, समटाइम्स बोल रहा हूं मैं, समटाइम इसे एमकेएस यूनिट भी कहते हैं, समटाइम्स। ठीक है, अपने मैकेनिक्स तक तो एमकेएस यूनिट कह सकते हैं एसआई यूनिट को।
ठीक है। एमकेएस यूनिट का मतलब मास एमके मीटर केजी एंड सेकेंड, मीटर केजी एंड सेकेंड, मीटर केजी एंड सेकेंड, एमकेएस यूनिट का मतलब यही होता है। अब इसे हम सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे इस यूनिट को, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस पोर्शन को मैं इरेज करूंगा। आई एम गोइंग टू इरेज दिस ऑल पोर्शन। ये सिर्फ मुझे बताना था कि एफ आर वेक्टर में मैंने क्या बताया था, फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है ना, एम इंटू ए। और मैंने बताया था कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वही, जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये मैं इरेज कर रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है, तो ठीक है। चलिए, ठीक है, गलती से खुल गया था। हाँ, आइए देखते हैं। मैंने कहा एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। सीजीएस का मतलब क्या होता है, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट में क्या लेते हैं, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, और एस का मतलब सेकंड। सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है आपका, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो बहुत आसानी से केजी को हम क्या करेंगे, एक केजी में कितना होता, सब मतलब केजी का मतलब 1 केजी, मीटर का मतलब 1 मीटर, और सेकंड का मतलब 1 सेकंड। तो मैंने कहा सेकंड तो एज इट इज रह जाएगा, केजी को हम कन्वर्ट कर देंगे 1000 ग्राम, ठीक है, इनटू मीटर का मतलब कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, बाई सेकेंड स्क्वायर। क्या आ गया, 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 5 आ जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। यही आपका सीजीएस यूनिट कहलाता है, ठीक है। और इसी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम, जैसे यहां पे इसे न्यूटन कहते हैं, सॉरी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन कहते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं। और वी विल से डाइन, ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, ये क्या है आपका, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज 1 न्यूटन। किसके बराबर है वो, 1 न्यूटन के बराबर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू, ये कन्वर्जन फॉर्मूला भी बता दिया मैंने, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 टाइम। अब यहाँ पे डायमेंशन लिखते हैं। डायमेंशन का मतलब माय डियर, इसमें एमएलटी के फॉर्म में, डायमेंशन का मतलब एमएलटी के फॉर्म में, ठीक है ना। अब एमएलटी क्या है हमारा, केजी के लिए हम क्या यूटिलाइज कर लेते हैं, एम एल, ठीक है ना, एम मीटर के लिए एल, और सेकंड के लिए टी। लेकिन क्या है आपका, टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, ठीक है, टी स्क्वायर आपका डिनोमिनेटर में, ठीक है। टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, एम एल टी माइनस। और हमेशा ध्यान दीजिएगा माय डियर, डायमेंशन को बड़े ब्रैकेट में ही लिखते हैं। अब क्या करें, ऐसा कन्वेंशन है तो हमें करना ही पड़ेगा, कन्वेंशन इज कन्वेंशन, तो हम हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। दिस इज द यूनिट ऑफ द, ये यहाँ पे काम खत्म हो गया। नाउ विल सी फंडामेंटल। तब अब यहाँ पे जो डिस्कस करने वाला हूं माय डियर, आप थोड़ा सा ध्यान दें इसके बारे में, आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इलाबरेट करेंगे। लेकिन चूंकि हम फोर्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पे फोर्स के बारे में, तो फंडामेंटल टाइप्स ऑफ फोर्सेस तो मुझे बताने ही पड़ेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इन फोर्सेस के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे, बट यहाँ पे मुझे बताना होगा। और ध्यान से देखना, ऐसा कुछ नहीं है बहुत रॉकेट साइंस की आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट करोगे चीज। हाँ, देयर विल बी देयर विल बी फोर टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्स। दुनिया में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं ना, इसी 4 फंडामेंटल फोर्सेस के अंदर आते हैं। जितने भी तरह के फंडामेंटल फोर्सेस लग रहे हैं, जितने तरीके के, नॉट ओनली दुनिया, पूरे ब्रह्मांड में, ऐसा कह लो, ठीक है, नॉट ओनली धरती, पूरे ब्रह्मांड में अगर फोर्सेस लग रहे हैं तो यही 4 तरीके।
ठीक है ना? देयर विल बी 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फंडामेंटल या आज मैं इनका सिर्फ नेमिंग कर दे रहा हूं, टुमारो आई विल डिस्कस प्रॉपर मैनर, ठीक है? पहला हो गया आपका ग्रेविटेशन, ठीक है, सिर्फ नेमिंग कर देना, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्सेस। तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। एंड फोर्थ वन आपका वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है? वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये चार तरीके के फोर्सेस होते हैं एंड टुमारो आई विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल, ठीक है माय डियर? चलिए आज के लिए बस इतना ही, आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन, ठीक है? चलिए थैंक यू वेरी मच।